अनार अराजकतावादी जितनी भी चीज़ें हों, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ये इसका अन्य नाम है। और इसके लागू होने की जो तिथि है, अगर डेट की बात करें हम, किस डेट को ये लागू हुआ था, तो इसकी डेट है आपका 19 मार्च 1919। 19 मार्च 1919। इस समय पर जो आपका वाइसराय था, वो वाइसराय 1858 के बाद से सभी वाइसराय हो गए थे, तो वाइसराय था इस समय पर चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड। और चैम्सफोर्ड के कार्यकाल को जरूर याद रखना है, कभी भी मैं आपसे पूछूंगा, 1916 से 21 ये चैम्सफोर्ड का कार्यकाल है। ओके। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी, इसको जो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित इंपीरियल लैज वर्ल्ड वॉर का समय था 1914 से लेकर के 1918। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशियर्स को भारतीयों की जरूरत थी या नहीं थी, हाँ या ना, आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल जरूरत थी। तो उन्होंने भारतीयों से बहुत सारे प्रॉमिस किए कि भाई हम इसके बाद में आपको जो है आपका स्वशासन दे देंगे, डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, और तमाम तरह की बातें इस तरह से ग्राउंड पे चलने लगी। ठीक है, या भारतीयों को भी लगा कि भाई अगर हम इनकी मदद करेंगे, जैसे कि गांधी जी ने उस समय पर लोगों को भर्ती के लिए कहा कि भाई ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ो। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से 1918, उसके दौरान आप सबको पता होना चाहिए कि कभी भी कोई जो देश है या फिर आपका किसी अन्य देश की भी बात करें, अगर वो युद्ध में लगा हुआ है यानी युद्ध की स्थिति है, तो बहुत जगह पर आपने देखा होगा कि भाई कई जगह पर आपका मतलब उस देश की रक्षा के लिए कुछ अधिनियम पारित कर दिए जाते हैं, जैसे आज भी होता है, आपातकाल के दिनों में होता है। एक बार हम सब करें जी हाँ, हम आपातकाल की स्थिति को जानते हैं। तो उस समय पर ऐसी ब्रिटिश सरकार लेके आई थी भारतीय रक्षा अधिनियम, भारतीय रक्षा अधिनियम, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी, तो यहाँ पर भी हमला होना संभव था कि भाई अन्य जो विरोधी राष्ट्र हैं आपका ब्रिटेन के, तो वो यहाँ पर भी हमला कर दें, तो इसलिए भारत रक्षा अधिनियम वो लेके आए थे। और वही भारतीय रक्षा अधिनियम फिर उनको पता था, उन्होंने प्रॉमिस किया भारतीयों से कि भाई हम आपको जो है स्वतंत्रता की तरफ लेके जाएंगे। तो उनको इतना भी पता था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने की स्थिति में है, तो ये भारतीय कल वो प्रॉमिस अपने पूरा करने के लिए बोलेंगे, भाई आपने जो प्रॉमिस एक समय पर किया है वो पूरा करना होगा, नहीं तो लोग बोलेंगे फिर आपसे कि भाई आपने तो प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो उनको ये भी डर था कि भाई अब जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, और क्रांतिकारी जितने भी हैं वो सब अपनी मांगों के लिए बहुत विरोध करेंगे। और ये 1905 के बंगाल विभाजन के बाद से ही ब्रिटिश सरकार देख चुकी थी। एक बार हम सब करके आप भी मुझे बताएं कि हाँ हम समझ पा रहे थे और विवश किया, ठीक है, मजबूर किया, तो उन्हीं चीज़ों को हमको जानना है। इसलिए वो रोलर एक्ट लेके आते हैं। तो रोलर एक्ट के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे एक गांधी जी का कथन है, आवश्यकता नहीं है, तो कोई अपील आप नहीं कर सकते थे इसके खिलाफ। ठीक है, तो अब तक तो क्या होता था कि जजेस के पास में ज्यूरी होती थी, भाई जजेस के डिसीजन के बाद में भी ज्यूरी विचार करती थी, लेकिन यहाँ पर ज्यूरी का कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया। भैया सीधे तौर पर गुप्त तरीके से जो सजा सुना दी गई वो सुना दी, और उसमें 2 साल तक की सजा हो सकती थी, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उठाया और उसको जेल में भेज दिया। जैसे कि आपातकाल के दौरान तीसरी इमरजेंसी लगी हुई थी, तो इंदिरा गांधी जी ने देखा कि कौन कौन मेरे विरोधी हो सकते हैं, है ना, तो वो क्या करती थी, उनको लाखों लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया, तो वो क्या करते थे, जेल पहुंचा देते थे। तो ब्रिटिश सरकार यही दमन कर रही थी, तो कोई इसका आधार तो है नहीं सही तरीके से, तो इसलिए गांधी जी ने इसको कहा। इसमें याद रखना कितने वर्ष तक की सजा थी, 2 वर्ष तक की सजा थी। मदन मोहन मालवीय जी इसके बारे में क्या कहते हैं, कर्जन बता रहे हैं कुछ सर, कर्जन कर्जन का क्या मतलब है, बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व कर्जन ने किया था। बहुत बढ़िया, कई साथियों ने कहा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर वाइसराय और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है, तो इसके लिए दोस्त आपको 1858 का एक्ट पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ, वो आपको पढ़ना होगा, है ना, उसको एक्ट को पढ़ लेना, क्लास को आपको क्लियर हो जाएगी क्लास, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि जो लोग हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो वो हमारे देश में बहुत पूजनीय लोग थे, बहुत श्रद्धेय लोग थे, और देश उनको समझता था कि ये हमारे देश के सच्चे नायक हैं, है ना, क्योंकि हमारी आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और हमारे अच्छे दिनों के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी आज़ादी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार क्या समझती थी उनको, ब्रिटिश सरकार उन सभी को आतंकवादी समझती थी, यानी उनकी नज़र में सिर्फ वो एक टेररिस्ट थे जो भारतीय जनभावना को इकट्ठा कर रहे थे और इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो वो उनको सिवाय आतंकवादी के कुछ और नहीं समझती थी। एक तो उनका दमन करना था, दूसरी चीज़, दूसरा जितनी भी घटनाएं थी, रीजन बनी। दूसरा कारण, पहला रीजन समझ में आ गया, दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कब से कब तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 1900। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दौरान क्या हुआ था, एक अधिनियम आया था, एक अधिनियम आया था जिसका नाम था भारतीय रक्षा अधिनियम, जो देश में लागू था। भारतीय रक्षा अधिनियम ये देश में लागू था कि भाई कहीं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो कहीं पर, इसको बोलते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये आया था 1914 में, 1914 में। और इसी एक्ट को क्या किया, जब हर जगह इनको लगा कि भाई भारतीय डिमांड करेंगे, अपनी चीज़ों को मांगेंगे जो हमने प्रॉमिस किया है, इसकी जगह पर वो लेके आए रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। ये सी काम नहीं कर रहा, बोर्ड एकदम तुरंत नहीं लिख रहा, क्या क्या हुआ। अब तो ये रॉलेट एक्ट लेके आए, आप समझ गए होंगे 1914 में आपका वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। ठीक है, गांधी जी तो जनता से बोल चुके थे कि भाई तुमको शामिल होना है, इनके साथ में लड़ना है ना। अतिरिक्त बातें कोई ना करे प्लीज, अतिरिक्त बातें कोई ना करे। ये सब क्या था, तो इन्होंने एक काम बोली इसमें रॉलेट एक्ट में, इन्होंने बोला किसी भी सेडिशन के लिए, राजद्रोहात्मक कार्य यदि किसी ने भी किया, राजद्रोहात्मक कार्य, राजद्रोहात्मक कार्य के लिए क्या होगा, फॉर सेडिशन, फॉर सेडिशन। राजद्रोह का मतलब क्या है, हम लोग एक देश में रह रहे थे, तो अभी हमारे देश में एक नया कानून आया, आप जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। तो बीएनएस से पहले क्या लागू था हमारे देश में, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड का एक सेक्शन हुआ करता था 124A, जिसमें राजद्रोह की डेफिनेशन दी गई थी। अब राजद्रोह किसके खिलाफ होगा, तो राजा के खिलाफ होगा। अब राजा क्या हमारे देश में था, अब बताइए, क्या हमारे देश में राजा है कोई। और अब तक आजाद भारत में कांग्रेस के टाइम तक लेकर अब तक 2023 तक आपका वो राजद्रोह शब्द का इस्तेमाल होता रहा। तो राजद्रोह किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ। उस शब्द को कर दिया गया देशद्रोह, देशद्रोह यानी कि देश के खिलाफ। अभी उसको एकदम सही शब्द उसकी जगह दिया गया है, लेकिन ब्रिटिश सरकार लेके राजद्रोह यानी कि जो ब्रिटेन का राजा है, ऐसी कोई भी कार्यवाही जो उसे अनुचित लगे या उसके खिलाफ हो, उसको राजद्रोह माना जाएगा। और उस सेडिशन के लिए क्या होगा, उस सेडिशन के लिए क्या होगा, तो इसमें क्या होता था, शंका के आधार पर गिरफ्तारी होती थी, शंका के आधार पर गिरफ्तारी, शंका के आधार पर गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। गुप्त अदालत के द्वारा इसमें फैसला होगा, फैसला होगा। अब इस तरह की चीजें यदि आपका मतलब कि आप समझ गए ना, डिसीजन बाय सीक्रेट कोर्ट, तो यदि ये चीजें हमारे देश के क्रांतिकारियों पर थोपी जाएंगी तो हमें इसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताएं। आप बताएं, आप क्या समझते हैं, कोई हमारे यहाँ के जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको शंका के आधार पर गिरफ्तार कर ले रहे हैं, कोई वकील का अधिकार नहीं है, गुप्त अदालत के द्वारा उनका फैसला हो रहा है, तो ये भी एक कारण बना, हम सब करके बताएं। हाँ जी, ये कारण भी समझ में आता है। तीसरा मुख्य, तो जब इस हिसाम हसन इमाम की अध्यक्षता में, ये आपका इनकी अध्यक्षता में जब आपका ये अधिवेशन चल रहा था, तो यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन फिर से हो गया था। तो कांग्रेस का विभाजन पहली बार तो 1907 में हुआ, 1916 में दोनों एक हो गए, नरम दल गरम दल मुस्लिम लीग, लेकिन फिर 1918 में फिर से विभाजन हो गया। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, आप यहाँ याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, जो कांग्रेस का यहाँ पर विभाजन हुआ था, ये इसी बात को लेकर के हुआ। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही थी, भाई हमारे क्रांतिकारियों को किस तरह से दमन किया जा रहा है, उसके खिलाफ क्या आवाज होनी चाहिए। तो एक तो इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ, और फिर कांग्रेस ने कहा कि भाई हम इसका विरोध करेंगे। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, विरोध में जितने भी लोग, कुछ लोग थे, कुछ लोगों ने केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया।
मालवीय। और भी बहुत सारे लोग थे, आप जानते हैं कि आपका वकालत छोड़ दी थी मोतीलाल नेहरू जी, वो एक वकील हुआ करते थे, देश में प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने आपका रॉयट एक्ट के विरोध में क्या किया था, अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो कभी भी क्वेश्चन बने किनारे पे कहीं लिख लो, वकालत छोड़ दी थी मोतीलाल नेहरू, तो कभी इस तरह का प्रश्न बनेगा तो आप आंसर देंगे, ठीक है। तो केंद्रीय विधानसभा से इन लोगों ने जब इस्तीफा दिया, लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्रीय विधानसभा नहीं विधान परिषद होती थी, केंद्रीय विधायिका लिखेंगे ज्यादा काला कानून कहा, इसने मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या घटनाक्रम रहा वो हमको समझना है। तो भाई इसके बाद में जो घटनाक्रम बना वो इस तरह से बना कि डेट वाइज को नोट करना, 6 अप्रैल को जाएंगे तो बताएंगे। जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए तो उन्हें एक जगह देखनी थी अपने लिए, भाई जहां पर वो आगे की राजनीति के लिए, क्योंकि उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा था कि अभी तुम अध्ययन करो और अभी भारतवर्ष को घूमो, देखो भारतवर्ष को अभी और अच्छे से जानो, इसके बारे में जानो, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ की राजनीति कैसी है। तो उन्होंने लगभग 1 वर्ष तक तो यही किया था। तो एक सेंटर उन्होंने बनाया था गुजरात में, कोचरब, हम आपको बताएंगे आगे, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। तो कोचरब में वो रहते थे। कोचरब के बाद में फिर 1915 के बाद में 1917 में उन्होंने अपने आश्रम को कोचरब से साबरमती शिफ्ट कर लिया था गुजरात में। तो साबरमती में वो लोगों को यही सिखाते थे कि भाई आपका सत्याग्रह को कैसे चलाना चाहिए। तो वहाँ जो लोग उनके पास में जाते थे, आंदोलनकारी होते थे, उनको शिक्षा देते थे कि भाई इसको चलाना कैसे है, ये मूवमेंट चले तो कैसे चले सही तरीके में, ठीक है ना। तो वो मूवमेंट कैसे चलेगा जिसका सही एक लाभ पहुंचे, या ऐसा नहीं है कि नेता बनने के लिए कोई मूवमेंट चला दिया बेवजह और उसका कोई प्रत्यक्ष लाभ पहुंचे ना, ठीक है। योजनाबद्ध तरीके से किस तरह होना चाहिए ये वहाँ से बताते थे सब लोगों को। और इसी दिन इसी डेट को 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, इसी डेट को याद रख लेना, इसको राष्ट्रीय निरादर दिवस घोषित किया गया। राष्ट्रीय निरादर दिवस, क्योंकि हम भारतीयों की भावनाओं का अपमान था रॉयल एक्ट। राष्ट्रीय निरादर दिवस, नेशनल ह्यूमिलिएशन डे। पूछा गया सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई, क्यों ये गिरफ्तारी क्यों हुई जी? क्या बोलेंगे? और डॉक्टर सत्यपाल, पहले लिख लीजिए तब बताते हैं क्यों हुआ। डॉक्टर सत्यपाल एंड और सैफुद्दीन किचलू मतलब इस देश के लिए इतने समर्पित रहे थे कि वो विभाजन के एकदम आपका सख्त विरोधी थे। यानी कि भारत का जो है विभाजन, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान बने, ये नहीं होना चाहिए। इवन इनका खुद का घर जला दिया गया था दंगाइयों के द्वारा, लेकिन फिर भी अपने अंतिम समय तक भारत विभाजन के एकदम तटस्थ विरोधी रहे, एकदम विरोधी, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी विभाजन नहीं होना चाहिए। तो सैफुद्दीन किचलू थे आगे। तो हुआ क्या था, दरअसल में 9 तारीख को घटना हुई। 9 तारीख को रामनवमी थी, 9 तारीख को 9 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल रामनवमी के दिन हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हुए एक साथ, ठीक है। एक हिंदू त्योहार था हालांकि, लेकिन दोनों लोग एक साथ इकट्ठे हुए ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के खिलाफ में, और इकट्ठे एक जुलूस निकाला। एक जुलूस निकाला जो बहुत भारी जुलूस था, बहुत ज्यादा संख्या में लोग उसमें शामिल थे। तो अब ये दिख गया उनको, ब्रिटिश सरकार को, कि ये जो है अब कभी भी बहुत जबरदस्त विद्रोह कर सकते हैं, तो इनके नेताओं की गिरफ्तारी कर लो। तो इनके नेताओं की गिरफ्तारी में पहली गिरफ्तारी किसकी? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की, ठीक है। और जबरदस्त आदमी थे, याद रखना, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इवन सैफुद्दीन किचलू जिनके बारे में एक और बात बताऊं, आप जानते होंगे जामिया, जामिया इस्लामिया का नाम आपने सुना होगा। जामिया के संस्थापकों में से भी एक ही है। अभी रिसेंट में भी खबरों में बहुत आया, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि एक निश्चित क्लासरूम प्रोग्राम के द्वारा अपनी यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन से, फ्री में शिक्षा देकर के, और उनके जो है 32 छात्रों का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, ठीक है। जो किसी भी एक संस्थान के लिए, मतलब देश भर में जितने भी संस्थान चल रहे हैं, तो आप देखते होंगे अमूमन कि यूपीएससी के रिजल्ट के लिए अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स अपना नाम जैसे लिखते हैं, तो उसमें देखते होगा यूपीएससी कठिन परीक्षा है 119, ये एक डेट है, ठीक है। तो आंदोलन स्थगित कर दिया गया, किसके द्वारा? शुरू किसके द्वारा किया गया था? आंदोलन स्थगित कर दिया गया, कर दिया गया। स्थगित, स्थगित का मतलब स्थगन होता है आगे की ओर, जरूरत होगी तो फिर चला लेंगे, खत्म नहीं है। द मूवमेंट आपको बता चुका हूं, गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत तो ये था, जैसा कि उनका एक स्टेटमेंट आया था दांडी मार्च के दौरान। दांडी मार्च आप जानते हो 1930 में दांडी मार्च हुआ था। ये थोड़ा सा मैं इसको अभी हम आगे चल के समझेंगे सब पक्ष विपक्षों को। तो उनका ये था कि ब्रिटिश सरकार तुम पर चाहे जितना भी आपको प्रताड़ित कर ले, या मान के चलो जितना भी तुम्हारे ऊपर वो आपका जोर लगा करके किसी भी चीज़ के लिए तुमको प्रताड़ित कर ले, लेकिन तुम अपने अहिंसा के मार्ग को मत छोड़ना। तो वहाँ पर एक सिद्धांत आता है कि उनका सिद्धांत इस तरह का था, यदि व्यक्ति तुमको लाठी मार मार करके लहूलुहान भी कर दे तो भी तुम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं जाओगे, ठीक है। तो तब भी तुम जो है कोई आपका हिंसा नहीं करेगा, मतलब हम खिलाफ तो जाएंगे लेकिन हिंसा के माध्यम से नहीं जाएंगे। तो वहाँ, ठीक है। तो ये दोनों व्यक्ति, दोनों पद समझ गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या काम होता है? उसका काम होता है प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। और ब्रिगेडियर जनरल का क्या काम है? ब्रिगेडियर आप जानते हैं सेना का एक पद होता है हमारे यहाँ वर्तमान में भी, तो इसका काम है मिलिट्री को कमांड देने का। तो ये जब स्थिति यहाँ पर बनी और मार्शल लॉ लागू हुआ, तो इस माइकल ओ डायर ने जनरल आर डायर को जिम्मेदारी सौंप दी कि भाई तुमको जो है यहाँ पर जितना भी आपका क्रांतिकारी मूवमेंट है सबको चाहे जैसे भी हो उसको सप्रेस करे। तो जिम्मेदार दोनों व्यक्ति हैं, ठीक है, जिम्मेदार दोनों व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर इसको मतलब मुख्य रूप से जिम्मेदारी किसको दे दी गई? इसको दे दी गई ब्रिगेडियर जनरल को, ओके। तो इसके बाद में क्या होता है? नेक्स्ट डे 12 अप्रैल को इस सभा में ये तय हुआ कि अगले दिन हम सब जो है एक जनसभा करेंगे, कहाँ पर? जलियांवाला में। नेक्स्ट डे जनसभा कहाँ पर होगी? यहाँ पर तय होता है, क्या तय हुआ कि अगले दिन जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे। और जनरल डायर को आप जानते होंगे, जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो भारतीयों से सख्त नफरत करता था, सख्त नफरत। और अंग्रेजियों ने, अब जो अंग्रेजी था उसने उसको बचाने के बहुत प्रयास किए हैं, कहते हैं बचपन में उसके साथ में ह्यूमिलिएशन हुआ और इसलिए उसका बदला लेना चाहता था। तो ये क्या एक व्यक्तित्व होना चाहिए? ह्यूमिलिएशन तो बचपन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में भी हुआ। तो क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब उन्होंने योग्यता हासिल कर ली तो क्या वो इस देश के खिलाफ हो गए? इस देश की जनता के दमन के खिलाफ हो गए थे वो? नहीं। उन्होंने उन सब चीज़ों को भुला करके एक एकजुटता कैसे हो, एक देश कैसा हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम उन्होंने किया कि मानववाद कैसे चलना चाहिए, इस देश की जो कुरीतियां हैं वो दूर होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने काम किया। और बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने जड़ें उखाड़ के फेंक दी, बहुत सारे लोगों के लिए, है ना, जो आपका समाज में निम्न स्थिति पर प्राप्त थे, या फिर महिलाओं के लिए या हिंदू लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उसने कहा कि इसके साथ में ह्यूमिलिएशन हुआ था बचपन में। इवन जब हंटर कमेटी की जांच थी, तो हंटर कमेटी की जांच में आपका एमसी सीतलवाड़ थे, भारतीय थे वो, 3 भारतीय थे उसमें, उसमें से एक थे चिमनलाल सीतलवाड़। तो सीतलवाड़ ने इनसे सवाल किए थे बाद में जब जांच चल रही थी कि अच्छा हमने तो सुना है कि तुम यहाँ पर जो है एक मशीन गन भी लेके जाना चाह रहे थे। तो डायर के ये सब थे कि हाँ मशीन गन मैं इसलिए नहीं ले जा पाया क्योंकि यहाँ रास्ता संकरा था, ये पतला रास्ता, इसलिए मशीन गन नहीं ले जा पाया। नहीं तो डायर का इरादा ये था कि जितने भी लोग हैं इन सबको मशीन गन चला करके भूना जाए। करीब 10 मिनट यहाँ पर खड़े होकर 90 लोगों ने गोलियां चलाई, 10 मिनट, और 1650 राउंड फायर सरकारी रिकॉर्ड में ना जाने कितने हुए होंगे, 1650 राउंड फायर हुए। और यहाँ 10 मिनट तक लगातार, खुद डायर ने भी गोलियां चलाई लगातार 10 मिनट तक। और आंकड़ा कितने का आया? 379%, 379 लोग मारे गए। दरअसल में कुएं भी थे बीच में, ना जाने कितने सैकड़ों लोग तो गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सैकड़ों लोग यहाँ पर जो कुएं बने हुए थे उनके अंदर कूद करके उन्होंने जान दे दी। यही जलियांवाला है जिस घटना के 15 दिन बाद जहाँ पर भगत सिंह पहुंचे थे और यहाँ की मिट्टी को एक सीसी में भरा था उन्होंने ना, उस घटनाक्रम को हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से ये घटना को इन्होंने अंजाम दिया, पर आपका लोगों को मार दिया गया। तो इसके बाद में बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट आए, जैसे दीन बंधु एंड्रूज का आया, रविंद्रनाथ टैगोर जो सक्रिय आंदोलनों से यूं तो बहुत दूरी रखते थे, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट आया जिसको जब मैंने पढ़ा तो मतलब मैंने विचार किया उस स्टेटमेंट पर। रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक स्टेटमेंट है कि सभ्य सरकार द्वारा की गई असभ्य घटना, समझ पा रहे हो इस बात की गहराई को? सभ्य सरकार किसको कह रहे हैं? सभ्य सरकार, सभ्य सरकार, सभ्य सरकार द्वारा 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 की गई असभ्य घटना, असभ्य घटना, अनसिविलाइज्ड इंसिडेंट,
अनसिविलाइज्ड इंसिडेंट बाय ए सिविलाइज्ड गवर्नमेंट। क्या ये सिविलाइज्ड गवर्नमेंट थी? आप मुझे बताएं। क्या ये सरकार एक सभ्य सरकार थी? क्या कोई सभ्य सरकार ऐसा करने के बारे में सोच भी सकती है? क्या आपको विचार करना होगा साथी, क्या आपको सोचना होगा। कभी आपके ऊपर मैं कहता हूं ना, हमेशा बहुत सारी चीजें जो थोपी गई हैं, जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक दे देते, तो ये स्टेटमेंट बहुत सटीक बैठता है उस समय पर। लेकिन उन्होंने सरकार को सभ्य कहा। मैंने कहा ना, तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में गीत भी लिख रहे थे, है ना। तो बहुत वो एक्टिव भी नहीं थे इस तरह के मूवमेंट्स में, लेकिन उनका एक इंसिडेंट आया और उन्होंने क्या किया था, इनको आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दे रखी थी अंग्रेजों ने 1915 में दी थी, नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी सरकार ने। रामप्रसाद बिस्मिल जी को दी हो, अशफाक उल्लाह खां को दी हो, राजेंद्र लाहिड़ी को दी हो, सुखदेव जी को दी हो, चंद्रशेखर आजाद जी को दी हो, सुभाष चंद्र बोस जी को कोई उपाधि दी हो इन्होंने अगर, उधम सिंह को कोई उपाधि इन्होंने दी हो, क्यों? वाई? आपने विचार किया? हम ये तो घटना देखते हैं कि भाई एक रोज के बाद में उन्होंने अपनी उपाधि को वापस कर दिया, उपाधि को, टाइटल को। मैं कहता हूं कि जिस ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारा दमन हो रहा था, हम उससे किसी भी प्रकार के टाइटल को एक्सेप्ट ही क्यों करते थे? हम उसके विरोधी क्यों नहीं होते थे? भाई हमको जो है ये आपकी तरफ से जो सुशोभित आप हमें करना चाह रहे हैं, ये हमको इस तरह का कोई भी अलंकरण नहीं चाहिए। क्या उसका इसके लिए विरोधाभासी व्यवहार नहीं होना चाहिए था? आप बताएं। तो बहुत सारे कांग्रेस के बारे में आता है ना स्टेटमेंट, वो आपका पुरानी कहते हैं ना, दिन में तो वो विरोधी होते थे, लेकिन रात को वो अंग्रेज अफसरों के साथ में चाय पीते थे। भारत की विडंबना है ना ये, कि लोगों को कुछ और दिखाओ और हकीकत कुछ और हो, है ना। तो लोगों तो ऐसा दिखते हैं ना कि जो उनको दिख रहा है, जो घटना उनके सामने हो रही है, तो जो कलकत्ता में भीषण बाढ़ आई हुई थी 1908 में, उसके लिए अंग्रेज सरकार ने दी थी उनके कार्यों के लिए। और आपका महात्मा गांधी को दी गई थी जब 1915 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने भारतीयों को भर्ती कराया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने क्या कराई थी? भर्ती। इसलिए इनको कहा गया था भर्ती कराने वाला सार्जेंट, इसके लिए दिया गया था इनको 1915 में। बहुत बार पूछा जाता है इनको केसरी हिंद कब मिला था, कब मिला था केसरी हिंद, तो इनको मिला था 1915 में। इसको वापस कर दिया इन्होंने, केसरी हिंद को, रिटर्न केसरी हिंद टाइटल। डायर को इसके लिए सजा मिली नहीं जी, डायर को सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था, हंटर कमीशन ने उसको त्याग पत्र ले लिया था। त्याग पत्र लेने के बाद में डायर चला गया था अपने आराम से, कोई सजा वजह उसको नहीं मिली थी। जब भगत सिंह अपने मुकदमे को लड़ रहे थे ना, जब उन्होंने अपना मतलब मुकदमा खुद लड़ा था, तो उन्होंने यही दलील दी थी, मैं उस समय पर आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा था कि जब साहब किसी अपराध के लिए सजा सुनाने से पहले तो उस व्यक्ति की मनसा देखी जानी चाहिए कि उस व्यक्ति की मनसा क्या थी। जैसे कि डायर को सजा नहीं हुई सिर्फ इस बात के लिए कि उसकी मनसा देखी गई कि वह तो ब्रिटिश साम्राज्य को उसके खिलाफ होने वाले विद्रोह से बचा रहा था। इसलिए सरदार भगत सिंह जी ने कहा था कि हमारी मनसा भी तो देखिए कि जो हमने असेंबली में बम फेंका है, तो इसके पीछे हमारी मनसा क्या है, क्या वहां भी तो किसी को हानि नहीं हुई। आपने वहां डायर, जनरल डायर जिसने हजारों लोगों की खुलेआम हत्या कर दी, उसको आपने अवार्ड दिए, पुरस्कार दिए। लेकिन हमने जिस घटना के द्वारा, क्योंकि वो आपका जो डिस्प्यूट बिल आया था आपका, है ना, उसके खिलाफ में उन्होंने बम फेंका, जो पब्लिक सेफ्टी बिल था उसके खिलाफ में उन्होंने बम फेंका था, लेकिन किसी को हानि नहीं हुई थी। उन्होंने कहा हमारे एक्ट से किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा है, फिर हमें सजा किस बात की सुनाई जा रही है। बहुत जबरदस्त दलील देते भगत सिंह जी अपने आप जो मुकदमे उन्होंने लड़ा है। तो हम उनके पत्रों के बारे में भी आपको जिक्र करेंगे, जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी। किया कि 1000 रुपए का चंदा इकट्ठा किया, इस अखबार में दिया डायर को, 12000 पाउंड के अवार्ड दिए गए इसको, 12000 पाउंड के अवार्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा, बहुत बढ़िया किया। इसको एक तलवार दी गई जिसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर बोला गया, सम्मान की तलवार। क्या बोला गया इसको? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर इस घटना के लिए, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। जो माइकल डायर था, माइकल डायर के पास कौन सी पोस्ट थी बताना? माइकल डायर ने इसे एक उचित कार्यवाही बताया, उचित कार्यवाही, अप्रोप्रिएट एक्शन। उसने कहा ये अप्रोप्रिएट एक्शन था। और ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ 13 अप्रैल को ये घटना घटी थी, इसके बाद में स्थितियां और भयावह हो गई थी मार्शल लॉ में, लोग भुखमरी के शिकार हो गए थे, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। 14 अप्रैल 15 अप्रैल को भी गोलीबारी की गई थी। 14 और 15 अप्रैल को भी जहां कहीं भी चिटपुट क्रांतिकारी इनको दिखा, तो इन्होंने वहां पर गोलियां आपका चलाई थी। इस समय की बड़ी चर्चित घटना है कि उस समय पे एक एस्टैब्लिश व्यक्ति होते थे अमृतसर में, जिनका नाम था हरकिशन। तो उन्होंने क्या कर दिया था, भूखे विचले लोगों को देख करके उन्होंने एक लंगर की व्यवस्था कर दी थी। और लंगर में कि भाई ये जो भूखे लोग हैं ये कम से कम खाना खा लेंगे। इस ब्रिटिश सरकार ने ये किया कि हर किस्म की सारी संपत्ति, जो उस समय की लगभग 40 लाख रुपए की संपत्ति बताई जाती है, उसको जब्त कर लिया, वो सारी संपत्ति को, ठीक है, उनकी सारी संपत्ति उनसे छीन ली गई। और उसके बाद में उनको काला पानी की सजा और दे दी गई, काला पानी की सजा। उन सबको आर्थिक सहायता देने की बात की गई, उनको इकोनॉमिक आपका कुछ ना कुछ तो उनको रिम्बर्समेंट के तौर पर, क्षतिपूर्ति के तौर पर मिले। और ब्रिटिश सरकार ने लगभग आप समझो कि मतलब बहका दिया लोगों को, इतना भर दिया वो भी कि भाई खिलाफ कार्रवाई के लिए फिर से एकजुट ना हो। एक तो तहकीकात कमेटी थी, किसकी थी तहकीकात कमेटी? कांग्रेस की थी, कांग्रेस। इसने अपनी जांच की और क्या माना गया? डायर को दोषी, भाई हाँ डायर इसके लिए दोषी है। लेकिन जो हंटर कमेटी है, देश आजाद नहीं था, हुई है, उधर संख्या 1000 से ज्यादा थी, और इन्होंने कहा 1200 घायल हुए हैं, सिर्फ 1200 घायल हुए हैं। और जो डायर है ना, जनरल डायर, ये निर्दोष है, निर्दोष। और भविष्य में कोई घटना न घटे तो इन्होंने क्या कर लिया, डायर से त्यागपत्र ले लिया। और उसके बाद में उसको अपनी मानसिक बीमारी थी, डायर से त्यागपत्र ले लिया। और डायर की 1927 में डेथ हुई थी, स्वाभाविक डेथ हुई थी, किसी ने मारा इसको। जनरल डायर कौन व्यक्ति है? जनरल डायर, जनरल डायर। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति का क्या नाम था? माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर को लंदन जाके कैक्सटन हॉल में उधम सिंह जी ने मारा। वो माइकल ओ डायर, उसको मारा 1940 में। एक भारतीय जिसने भारत के किसी घटनाक्रम के लिए 21 वर्षों तक इंतजार किया, 21 वर्षों तक, भेष बदले, कई देश घूमे, और आपका नाम बदल बदल के इवन उसके यहाँ पर खुद के यहाँ पर नौकरी की, माइकल ओ डायर के यहाँ। और अंत में जहाँ पर आपका मतलब आपका जो मतलब उनका एक बोलते हैं ना उसको क्या बोला जाता है, मैं भी नाम भूल गया एग्जैक्ट, क्या उसको मैं संबोधित करूँ। तो मतलब कैक्सटन हॉल में वो क्या हो रहे थे, आपका मीडिया से रूबरू हो रहे थे आपका उस समय पर। कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर की हत्या की और गर्म जोशी से की। और अंदर ऐसा आया कि उधम सिंह को सुकून मिला कि 21 साल बाद मैंने कुछ प्राप्त किया। आज की क्लास का एक नारा और भाव हम आज याद करेंगे उधम सिंह जी को, कि हमारे देश के लिए, और जब हम साथी किसी एक व्यक्ति को याद करते हैं तो हमारा इसके पीछे उद्देश्य किसी नजरअंदाज करने का नहीं होता। हमारी भावनाओं में वो सभी लोग शामिल होते हैं जिन्होंने इस देश के लिए प्राणों की आहुति दी, या जिन्होंने इस देश के बनने के लिए जो भी अपना योगदान दिया। और हमेशा अपने मन में ये इच्छा रखी कि ये देश बना रहना चाहिए, ये देश बना रहना चाहिए, इस देश की संप्रभुता, इस देश की एकता, इस देश की अखंडता बनी रहनी चाहिए। और ये सत्य बात है कि आज भी अगर ये देश, क्योंकि इस देश की सरकारें नहीं चाहती कि ये देश भगत सिंह जी के आदर्शों की ओर लौटे। नहीं तो आप अगर देखेंगे ना, भगत सिंह सिर्फ आज देश में युवाओं को ये सोचता है कि वो सिर्फ एक क्रांतिकारी मात्र थे और उनके अंदर गर्म जोशी की भावना थी। नहीं, वो बहुत बड़े विचारक थे। भगत सिंह, अगर मैं बोलूँ उस उम्र में इस देश में उनसे बड़ा विचारक उस उम्र में कोई नहीं हुआ, है ना। और जो उनकी फिलॉसफी थी, इसी घटनाक्रम से समझिए। यहाँ पर एक देश है तुर्की है, तो तुर्की किस पक्ष में है? या ब्रिटेन के पक्ष में है, ब्रिटेन के खिलाफ वाले पक्ष में है? देखिए तुर्की को देखिए ध्यान से, तो आप कहेंगे तुर्की इसके विपक्ष में है, विपक्ष में है। अब तुर्की का जो सुल्तान होता था, तुर्की का सुल्तान था, उसको कहा जाता था खलीफा। और हमने आपको बताया खलीफा के बारे में, कैलिफ के बारे में। किंग ऑफ तुर्की वाज कैलिफ, कैलिफ या खलीफा इसको कहें संप्रदाय के लिए। तो आप कहेंगे भैया ये मुस्लिम समाज का धार्मिक प्रधान हुआ करता था, यानी कि रिलीजियस चीफ था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, इसको बहुत सम्मान प्राप्त था मुस्लिम समाज में। तो क्या बोलेंगे, खलीफा कौन था? ऐसे छोटे शब्दों में लिख सकते हैं, मुस्लिम समाज का धार्मिक प्रधान खिलाफ है। तो जितने भी मुसलमान है वो किस पक्ष में होंगे भाई? अगर उनका धार्मिक प्रधान ब्रिटेन के खिलाफ है तो वो सभी ब्रिटेन के खिलाफ होंगे या नहीं होंगे? खिलाफ होंगे या नहीं होंगे? और खलीफा के पक्ष में होंगे या नहीं होंगे? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल होंगे।
तो जितने भी मुसलमान थे भारत के या दुनिया के, उन सबके अंदर एक आपका विचार पैदा हुआ कि भाई हमारे जो आपका अगर ब्रिटेन कल को युद्ध जीत गया तो क्या करेगा, आपका तुर्की को नुकसान पहुंचाएगा और अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, और हमारे जो आपका धार्मिक आपका प्रधान है उनकी प्रतिष्ठा कल को कम होगी। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी मुसलमान हैं वो ब्रिटेन के सहयोगी नहीं होंगे। अब ब्रिटिश सरकार के लिए चिंता का कारण हो गया, उनको तो लड़ाने थे, भारतीय लड़ाने थे, और भारतीय लड़ाने थे तो भारत में तो सभी वर्ग थे, तो उनको मुस्लिमों की भी जरूरत थी, हिंदुओं की भी जरूरत थी। तो उन्होंने कहा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यदि ब्रिटेन जीत जाता है तो खलीफा के सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। ये प्रॉमिस कर दिया, तो भारतीय मुसलमानों ने कहा ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक लड़ा जा रहा है, 1914 से 1918। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, जीता कौन, मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई तो यहाँ पर इन्होंने एक सैब्रे ट्रीटी की, सैब्रे संधि, और सैब्रे संधि के द्वारा तुर्की को तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, और जितने भी राजनीतिक अधिकार थे यहाँ तुर्की के खलीफा के वो सब खत्म कर दिया। क्योंकि तुर्की में क्रांति हुई 1922 में, 1920 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1914 से 1918। 1918 के बाद में सैब्रे ट्रीटी करके उन्होंने क्या किया, तुर्की को तोड़ दिया। तुर्की को तोड़ करके वहां पर क्या कर दिया, उसकी जो राजनीतिक प्रतिष्ठा थी खलीफा की उसको कम किया, और 1922 में वहां एक लीडर आया, अभी लीडर को बाद में बुलाएंगे, चलिए समझिए। तो 1914 से 1918 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें जीत किसकी हुई, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ने अपने प्रॉमिस को निभाया या नहीं निभाया, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप ये सीख पाए जो मैं सिखाना चाह रहा हूं। तो इसने अपने समय पर, बोलो फटाफट से, क्या इसने अपने समय पर किए गए वादे को निभाया जो इसने मुस्लिमों के साथ में किया, अंग्रेजों ने। तो आप कहेंगे नहीं, अंग्रेज स्वार्थी थे, उनको कोई मतलब नहीं था इस बात से कि क्या प्रॉमिस है क्या नहीं, उनका तो जो नजदीकी लाभ है वो पूरा होना चाहिए था। तो जब इन्होंने इस वादे को नहीं निभाया और तुर्की को तोड़ दिया, तो अब जितने भी मुसलमान थे जिनके लिए वादा खिलाफी हुई है, जिनके साथ में वादा खिलाफी हुई, तो उन सब ने ही ये मूवमेंट चलाया, खिलाफत आंदोलन 1919 में, और 1919 से लेकर के 1924 तक चला। समझ गए क्यों चला था खिलाफत आंदोलन, क्या कारण है। हम सब करें सेठ का नहीं, सेठ छोटा नहीं। अब ये वर्ष चल रहा है आपका सितंबर 1919। आप सब लोगों को पता है जलियांवाला जैसे हत्याकांड आपका हो चुके थे, नरसंहार हो चुके थे, और गांधी जी समय तक आपका चंपारण करा चुके थे, खेड़ा करा चुके थे, आपका अहमदाबाद मिल मजदूर में वो सफल हो चुके थे। और गांधी जी का विजन था कि हम एक आंदोलन चलाएं एक देश के लिए जो एक वर्ष में स्वराज प्राप्त कर दे, और वो होगा असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम चलाएंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे चलेगा, इस समय पर तो खिलाफत भी चल रहा है, अभी 1919 में गठन हुआ। तो गांधी जी की सोच ये थी कि है तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ही, दोनों एजेंडे अलग अलग हो जाएंगे लेकिन मूवमेंट जो चले वो इकट्ठा चले, खिलाफत और असहयोग क्या आ जाए, एक साथ आ जाए। तो गांधी जी की ये सोच थी। तो 1919 में क्या हुआ था, यहाँ पर लिखना, नवंबर 1919 में दिल्ली अधिवेशन में, यहाँ का दिल्ली अधिवेशन था, और महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया गया। महात्मा गांधी अध्यक्ष बने, दूसरे दिन बने थे, फर्स्ट डे तो नहीं थे, फर्स्ट डे तो फजलुल हक थे, महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। पहले दिन अध्यक्ष कौन थे, फजलुल हक, और सेकंड डे दूसरे दिन बनाए गए। अब गांधी जी को जैसे ही बनाया गया तो जिन्ना ने बहुत विरोध किया। जैसे आपका पैट में पूछा गया था पहली बार वाले में, जब भी याद है 10 क्वेश्चन थे पैट में, क्योंकि आपका पिछले 2 पैट आसान पूछे गए, पिछले वाले जो पैट हुआ था उसमें बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया, टीचर से नहीं हो पाए, हमसे नहीं हो पाए, बहुत सारे क्वेश्चन, इतने टफ क्वेश्चन पूछे पिछले पैट में। तो महात्मा गांधी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी जो खिलाफत में शामिल हुए तो उनका विद्रोह किसने किया, उनका विरोध किसने किया, तो विरोध किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो विद्रोह किया, उन्होंने कहा कि भाई ये आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन है, ये राजनीतिक नहीं है, और महात्मा गांधी जी इसका राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं, ये तो एक धार्मिक आंदोलन है, उसको मुसलमान चलाए और गांधी जी को इसमें शामिल ना करें। तो यहाँ पे लिख लेना, जिन्ना ने विरोध किया था, किसने, जिन्ना ने विद्रोह किया था, या जिन्ना ने खलीफा की शक्तियां छीन ली गई। भारत से एक शिष्टमंडल था, डेलीगेशन था, वो भी गया था मुस्तफा कमाल पाशा से मिलने, कि भाई ये तो गलत हो रहा है, तो उसने कोई मतलब बात ही नहीं की थी, सुना ही नहीं उसने। तो मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई थी 1922 में, और 1924 में क्या हुआ, 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया, यानी जो सुल्तान के जितने भी अधिकार थे वो समाप्त हो गए, खलीफा पद समाप्त हो गया। एंड ऑफ खलीफा पोस्ट इन 1920। आपका धार्मिक पहचान को बचाने के लिए आंदोलन किया जा रहा था, तो वो आंदोलन भी आपका खत्म हो जाएगा या नहीं होगा, आप मुझे बताएं, बोलो भी फटाफट से।